हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का पेपर है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसको हम लोग सिलेबस से लिंक करते हुए इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो पहला आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी फेल शॉर्ट सेज टाटा सन्स चेयरमैन ऑन एयर इंडिया फ्लाइट रो। तो अभी जब आप भी अब जानते हैं कि जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, वहाँ पे 5 दिन पहले एक घटना हुई थी जहाँ पे एक आदमी ने एक को अपने जो को पैसेंजर है उसके ऊपर यूरिनेट किया था, यानी कि बहुत ही शर्मनाक बात है ये। उसके ऊपर अभी जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब आप कहेंगे कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दिया है जबकि एयर इंडिया का मामला है? क्योंकि आप अगर आप जानते होंगे इस बात को तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जो एयर इंडिया है, उसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। तो उसके चलते जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस पे कुछ बोलते। तो उनका स्टेटमेंट आ गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि Tata Sons chairman N. Chandrasekaran on Sunday expressed anguish over the Air India fiasco when a man later identified as Shankar Mishra went scot-free after urinating on a woman caught traveling mid-flight। तो यहाँ पर एक पैसेंजर थे शंकर मिश्रा। तो ये वही कल्प्रिट हैं जिन्होंने ये हरकत की है। तो उनके साथ एक उसी फ्लाइट में एक और औरत भी थी, इनके साथ नहीं थी बेसिकली। वो उसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी। अब पता नहीं इनका क्या मन में क्या हुआ कि इन्होंने उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया। और इसके ऊपर टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं वो बोल रहे हैं कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि ये घटना है वो हमारे फ्लाइट में घटी। और वो इतने दिनों तक जो ये कल्प्रिट है शंकर मिश्रा, वो इतने दिनों तक, यानी कि ये घटना 4-5 दिन पहले की हुई थी और अभी तक उसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। इसके ऊपर ये दुःख जता रहे हैं। आगे यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि द इंसिडेंट ऑन एयर इंडिया फ्लाइट AI-102 ऑन November 26 हैज़ बीन अ मैटर ऑफ पर्सनल एंग्विश टू मी एंड माई कलीग्स एट एयर इंडिया। तो यहाँ पर जो ये चेयरमैन बोल रहे हैं कि जो फ्लाइट नंबर एयर इंडिया 102 पर जो ये घटना हुई है, तो ये मेरे लिए पर्सनल एंग्विश है, यानी कि उनके लिए पर्सनली दुःख का कारण है ये। और ये उनके लिए, पूरे स्टाफ के लिए ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है आर्टिकल में कि एयर इंडियाज़ रिस्पॉन्स शुड हैव मच मच स्विफ्टर। वी फेल शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग द सिचुएशन द वे इट शुड हैव बीन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो एयर इंडिया का रिस्पॉन्स था इस पूरे केस में, क्योंकि एयर इंडिया के अंदर ये घटना हुई थी, तो एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर के साथ दुर्व्यवहार किया। तो इसके ऊपर जो कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो बोल रहे हैं कि हमें इसके लिए और जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इसको देखा जाए तो आज से लगभग ये आपको देखने को मिल रहा है कि 10-12 दिन हो चुके हैं और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते लेते जो ये एयर इंडिया है उसको 8-10 दिन हो चुके हैं। तो ये और भी पहले होना चाहिए था, जिसके लिए ये माफ़ी भी मांग रहे हैं। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर चंद्रशेखरन सेड द एयरलाइन वुड रिव्यू एंड रिपेयर प्रोसेसेस टू बोथ प्रिवेंट एंड एड्रेस इंसिडेंट्स ऑफ अनरूली बिहेवियर। तो यहाँ पर ये जो चेयरपर्सन है वो बोल रहे हैं कि हम अपनी जो प्रोसेसेस हैं, जो उसको रिव्यू करेंगे और रिपेयर करेंगे, यानी कि जो भी नियम कानून एयर इंडिया के अंदर होते हैं पैसेंजर को लेके और स्टाफ को लेके, उसको फिर से ये रिव्यू करेंगे और उसमें जो भी कमियां हैं उसको ठीक करेंगे, ताकि इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं उनकी फ़्लाइट्स में, वो रोकी जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है कि पीएमओ रिव्यूज़ सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन। तो आप जानते हैं कि अभी जोशीमठ जो टाउन है वहाँ पे अभी लैंडस्लाइड के कारण और भूमि धसाव के कारण बहुत सारी जो घरें हैं और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स है और जो ट्रेकिंग जो वेज हैं वहाँ पे पत्थरों में, और जो रोड्स हैं वहाँ पे, और जो घर हैं उनमें दरारें आ गई हैं और इससे लोगों की जान को खतरा हो गया है, यानी कि वो घर कभी भी गिर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है और ये अभी कुछ दिनों की घटना है। और इसके ऊपर अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पीएमओ जो है, यानी प्राइम मिनिस्टर्स जो ऑफिस कार्यालय होता है, वो इस सिचुएशन को अब रिव्यू करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल में आगे बोला जा रहा है कि रेसिडेंट्स ऑफ जोशीमठ द हिमालयन पिलग्रिम टाउन दैट अपीयर्स टू बी सिंकिंग आर ब्लेमिंग मेजर पावर एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर देयर plight and are demanding that the government resettle and give new homes for all those who have lost their properties in the town। तो यहाँ पर जो जोशीमठ में ये घटना घटी है, अब जोशीमठ में जो रहने वाले लोग हैं और जिनके घर टूटे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो मेजर पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो कि उस जो जोशीमठ टाउन में जो पावर प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे, और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम चल रहे थे, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि जो घर में दरारें आ रही हैं या फिर लैंडस्लाइड आ रहे हैं, वो ये दोनों चीज़ के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। यानी एक पहला तो
पावर प्रोजेक्ट के चलते और दूसरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के चलते। तो ये फिर उसके बाद डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें अब नया घर दीजिए, क्योंकि हमारे पुराने घर टूट चुके हैं या फिर वो टूटने के कगार पे हैं, हम वहाँ पे रह नहीं सकते, वहाँ पे हमारी जान को खतरा है, तो प्लीज़ हमें नया घर दिया जाए। आगे बोला जा रहा है कि मेंबर्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आर सेट टू विजिट द टाउन ऑन मंडे टू एसेस द सिचुएशन एंड एडवाइज द उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो एनडीएमए, आपने नाम सुना होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके जो सदस्य हैं वो अब इस जोशीमठ में यहाँ पर विजिट करेंगे और वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको उसका मूल्यांकन करके उसको जांच परख करके उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा जीएस पेपर 3 है उसमें जो डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड है। साथ साथ जो उसी जीएस 3 में आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी एक टर्म लिखा हुआ है, उससे आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो जानने वाली बातें क्या है, सबसे पहले मैपिंग पे आप जानते हैं कि क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुरंत इसके लिए मैप देखें। और चलिए हम लोग जोशीमठ यानी कि उत्तराखंड का मैप देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड का मैप है, और मैं आपको ये मैप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं हमें उसके लिए तैयार रहें। तो आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में मैप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको हमने तरह तरह के जो उत्तराखंड का मैप है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उसके आंसर हम कर पाएँ। जैसे कि इस मैप में आपको देखा जा रहा है कि एक आपको ग्रीन लाइट में दिख रहा है, ग्रीन या ब्लू कह सकते हैं उसको, एक तरफ पिंक टाइप का लाइट आपको कलर दिख रहा है। तो ये गढ़वाल डिवीजन है और ये कुमाऊं डिवीजन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्तराखंड में जो कुमाऊं डिवीजन है उसमें अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये खासकर उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि जो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीएससी के लिहाज से आप बस ये जान लीजिए कि इसमें जो गढ़वाल डिवीजन और कुमाऊं डिवीजन, दो तरह के डिवीजन होते हैं। और इसमें अगली हम मैप में देखें तो इसमें देखिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि अभी जो घटना हुई है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। और साथ साथ अगर और भी हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर लें तो आप देख सकते हैं कि चमोली के बगल में यहाँ पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आपको मिल रहा है, फिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट आपको मिल रहा है। और देहरादून की बात करें तो सबसे किनारे में देखिए आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके नीचे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी गढ़वाल ये रीजन है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है। तो आप इसको देख सकते हैं मैप को। ये देखिए यहाँ पर और भी कलरफुल रूप से इसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये घटना हुई है। साथ साथ जो प्रीलिम्स के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए जो बॉडी है वो यहाँ पर जो मेंशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी मैं बता दूं कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। जी हाँ, आप इसको जरूर याद रखिए, ये कुछ बॉडीज़ में से हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर ही खुद हेड करते हैं। इसके साथ साथ ये जो है पूरे जो इंडिया लेवल पे जो सबसे एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि पूरे भारत में अगर कोई भी डिजास्टर को अगर आती है तो उसमें जो सबसे ऊपर की लेवल की जो बॉडी है इससे डील करने के लिए वो एनडीएमए ही है। अब एनडीएमए जो है ये ये आपको सेंट्रल लेवल पर मिलता है, साथ साथ स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसी तरह के अथॉरिटी बनाए गए हैं। और ये जो तीनों लेवल पे बनाए गए हैं अथॉरिटीज़, वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है उसके अंतर्गत बनाए गए हैं। अब इस एनडीएमए का काम क्या है, तो इसका जो है पॉलिसी प्लान और जो गाइडलाइन होती है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके वो इसको इशू करती है। यानी कि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके प्लान बनाने हैं या फिर कोई नीति लानी है या फिर गाइडलाइन जारी करने हैं तो यही बॉडी करती है। आप इसको मैंने आपको ये बताया, अब देखिएगा अब अगली बार जब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कुछ भी होता है और उस समय एनडीए में काम करती है तो आपको इन सारी बातों को ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आगे अब इस आर्टिकल में चलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए डे आफ्टर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी विजिटेड जोशीमठ which is experiencing land subsidence, residents continued their protest at the Tahsil headquarters on Sunday, blaming the Tapovan Vishnugad power project of the National Thermal Power Corporation for the irreversible damage to the sacred town। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर बोला जा रहा है आर्टिकल में कि एक दिन पहले ही यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो सीएम है यानी पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जोशीमठ को विजिट किया था वहाँ पर की सिचुएशन को जानने के लिए। तो यहाँ और जो उन्होंने ये इस चीज़ को पूरे एनालिसिस करने के लिए ये कल इसको वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पर जाने के
कि जो लैंड सब्सिडेंस की घटना हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डैमेज किया हुआ है इसने। और यहाँ पर जो उसके चलते क्या हुआ है, रेसिडेंट्स जो हैं जिनके घर को नुकसान हुआ है, वो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इसके लिए वो ज़िम्मेदार किस चीज़ को मान रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लोग हैं, जिनके घर टूटे हैं, वो बोल रहे हैं कि 2 चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। एक तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहाँ पे किया जा रहा है, और दूसरा क्या, दूसरा जो वहाँ पर एनटीपीसी का जो पावर प्लांट चल रहा है, यानी जो जिसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट, इसको ज़िम्मेदार माना है, यानी 2 चीज़ों को ज़िम्मेदार माना है। आगे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कन्वीन्ड ए हाई लेवल रिव्यू ऑफ द सिचुएशन इन दिल्ली ऑन संडे, which was attended by state and central officials and experts in geology and disaster management। तो इसके ऊपर जो आर्टिकल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उन्होंने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग यहाँ पर बुलाई दिल्ली में, जिसमें जो स्टेट लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं और जो सेंट्रल लेवल पे ऑफिशियल्स हैं और जो जियोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो हेल्ड डिस्कशंस विद मिस्टर धामी अबाउट द सिचुएशन। तो मोदी जी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ भी सिचुएशन को डिस्कस किया। आगे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएमओ, उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी एस संधू informed the review meeting that after a ground level assessment it was determined that a strip of land around 350 meters wide had been affected। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो पीएमओ में जब ये मीटिंग चल रही थी, तो उस समय जो उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं एस संधू, उन्होंने इस मीटिंग में बताया कि जो ग्राउंड लेवल असेसमेंट किया गया है, उसके बाद ये पता चला है कि जो 350 मीटर के लेवल का जो दायरा है, वो यहाँ पे अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो द पीएम्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा स्टेट्स दैट द इमीडिएट प्रायोरिटीज फॉर द स्टेट शुड बी द सेफ्टी ऑफ पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरिया। तो यहाँ पर जो पीएम के जो यानी कि हमारे मोदी जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अभी जो स्टेट में जो ये आपदा आई है, ये जो भूमि दशाओं के कारण जो लोगों के घर टूटे हैं, तो इन सब के बीच जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो लोगों की सेफ्टी होनी चाहिए जो कि उस एरिया में रह रहे हैं और जो प्रभावित हुए हैं। आगे बोला जा रहा है कि ए टीम ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड 4 ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हैव रीच्ड जोशीमठ। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी एक जो एनडीआरएफ है टीम और 4 एसडीआरएफ की टीम है, वो जोशीमठ पहुंच चुकी है, where the district administration is working with the affected family to evacuate and relocate them to safer places with adequate arrangements for food, shelter and security। तो एक टीम गई है एनडीआरएफ की और 4 टीमें गई हैं एसडीआरएफ की। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनडीए में है, तो उसके अंतर्गत ये जो फोर्सेज हैं वो गठन की गई हैं, जो कि बिल्कुल डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बिल्कुल एक्सपर्ट होती हैं, और इनका स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों लेवल पे होता है। तो नेशनल लेवल पे जो गठन किया जाता है उसको बोला जाता है एनडीआरएफ, और जिसको स्टेट लेवल पे गठन होता है उसको बोला जाता है एसडीआरएफ। तो ये जो 5 टीमें हैं टोटल मिला के, वो जोशीमठ पहुँच चुकी हैं, और वहाँ पर ये जो जिला प्रशासन है, उनके साथ मिलके जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है, यानी कि जो कि जिनके घर टूटे हैं, तो उनको निकालने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके घर में जो अभी प्रॉब्लम है और जो घरों में दरारें आ गई हैं जिसके कारण वो घर गिर भी सकता है, तो उनको वहाँ से निकाल के फिर सही जगह पे ले जाया जा रहा है। और जहाँ पे ले जाया जा रहा है, वहाँ पे इनके लिए जो प्रॉपर फूड है, यानी भोजन और शेल्टर और सिक्योरिटी की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर आगे देखिए बोला जा रहा है कि अतुल सती, कन्वीनर ऑफ द जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, विच इज लीडिंग द रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट, सेड द गवर्नमेंट ओनली स्टॉप द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हेन द टाउन वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। तो एक अतुल सती नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के एक तरह से हेड बोल सकते हैं इनको। तो उन्होंने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनको तब स्टॉप कराया जब ये आपदा बिल्कुल आ ही गई। यानी कि इन्होंने जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, ये पहले से काम कर रही थी इस मामले में, कि जो इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं और जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं एनटीपीसी के, इसके चलते बहुत ही घातक परिणाम होंगे, ये लोग पहले से जानते थे। तो इसके लिए ये लोग एक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति एक बनाकर उसके ज़रिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बहुत सारे तरीकों से जो जिला प्रशासन है और जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, उनको ये आगाह कर रहे थे कि प्लीज़ इन जो
ये जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं और जो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस पर रोक लगाइए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक होंगे जिसके परिणाम अब आ चुके हैं। तो ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग पहले से ही इनको बोल रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी और अब उसके जो परिणाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि वी हैड वार्न्ड ईयर्स बैक दैट एनटीपीसी's वर्क इज गोइंग टू गेट दिस टाउन टू सिंक, नो वन पेड हीड, लुक एट द सिचुएशन ऑफ जोशीमठ नाउ। तो वही जो मैंने आपको बात बोली कि इन्होंने पहले ही वार्न किया था कि जो एनटीपीसी का जो वर्क है उसके चलते ये शहर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसके में डिजास्टर आने की संभावना है और वो चीज़ अब देखने को मिल रही है एक्चुअल में। आगे बोला जा रहा है कि पुटिंग इक्वल ओनस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेलांग मरवाड़ी बाईपास बाय द बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दिनेश चौधरी, ए शॉपकीपर इन सुनील विलेज ऑफ द जोशीमठ रीजन, सेड दैट merely halting द प्रोजेक्ट्स वुड नॉट हेल्प। तो एक शॉपकीपर का इंटरव्यू लिया गया है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला जब उनसे पूछा गया तो वो उन्होंने बोला कि जो अभी जो एक हेलांग मारवाड़ी बाईपास है, यानी मैंने आपको बोला ना कि एक तो पावर प्रोजेक्ट इसका कारण है और दूसरा है जो एक रोड कंस्ट्रक्शन है। तो रोड कंस्ट्रक्शन कौन सी है? हेलांग मारवाड़ी बाईपास, उसकी बात की जा रही है कि इस बाईपास को जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो बना रही है उसके चलते भी ये जो अभी जोशीमठ में जो हुआ है उसको भी जिम्मेदार ये रोड भी इसको माना जा रहा है। इन्होंने बोला कि इसको जो प्रोजेक्ट को रोक देना ही काफ़ी नहीं है। अब ये बोला जा रहा है कि जो एनटीपीसी और जो बीआरओ के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको टोटल फुल स्टॉप करने की ज़रूरत है। अभी टेम्परेरी रूप से रोकने से कुछ नहीं होगा, इसको हमेशा के लिए रोक देना चाहिए, तभी जाके जो जोशीमठ है, वो बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है आर्टिकल में कि द रेसिडेंट्स ऑफ जोशीमठ आल्सो नोन एज द गेटवे टाउन टू द बद्रीनाथ टेम्पल सेड दे हैड बीन कंप्लेनिंग टू द गवर्नमेंट अबाउट क्रैक्स इन देयर हाउसेज फॉर ओवर ए ईयर नाउ। तो जो जिनके घर प्रभावित हुए हैं जोशीमठ में वो बोल रहे हैं कि हमने 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम गवर्नमेंट को बोलते बोलते थक गए कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके चलते हमारे जो घरों में दरारें आ रही हैं और इसके लिए हमने 1 साल पहले से इसके लिए कंप्लेन वगैरह दिए थे, लेकिन किसी ने हमारे जो बातें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान कब दिया? जब एडमिनिस्ट्रेशन की जो खुद की बिल्डिंग है वहाँ पे क्रैक आए, यानी कि प्रशासन तब जागा है जब उसके खुद के घर में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर देखिए आगे बोला जा रहा है कि देहरादून बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल एलेज दैट द चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड ओनली मैनेज टू evacuate 68 families in a week and make temporary rehabilitation arrangements for 1271 people। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि जो एक सोशल एक्टिविस्ट है अनूप नौटियाल, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने जितनी ज़रूरत है, जितने लोगों अफेक्ट हुए हैं उनको उतने संख्या में उनको रिहेबिलिट नहीं किया जा रहा है। यानी कि अगर 500 लोग अफेक्ट हुए हैं तो सिर्फ उसके कुछ ही पार्ट को उसको रिहेबिलिट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि दिस फिगर इज नॉट इवन 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ जोशीमठ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जितने लोग इफेक्ट हुए हैं जोशीमठ में उसका 6% भी नहीं है पॉपुलेशन जिसको रिहेबिलिट किया जा रहा है। तो रिहेबिलिटेशन के काम में भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो सुस्ती दिखाई जा रही है यहाँ पे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस जोशीमठ हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 16,000 पीपल। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से टाउन करेंटली हैज़ ओवर 20,000 पीपल लिविंग हियर। तो यहाँ पर अभी इसकी बात हो रही है कि जोशीमठ में अभी कितने लोग रहते हैं। तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 16,000 थे, लेकिन अभी की बात करें 2022-23 का साल चल रहा है तो अभी 20,000 लोग लगभग वहाँ पे रह रहे हैं। चमोली के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अभिषेक त्रिपाठी, वो बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हैड आस्क्ड एनटीपीसी एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी टू ईच मेक टेम्पररी अरेंजमेंट्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ 2000 रेजिडेंट्स। आप देख सकते हैं कि जो वहाँ के चमोली की जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम है अभिषेक त्रिपाठी, उन्होंने प्रशासन ने अनुरोध किया जो एनटीपीसी और जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वहाँ पे काम कर रही थी उसका अनुरोध किया है कि आप जो है वो टेम्पररी अरेंजमेंट कीजिए ताकि जो 2000 जो रेजिडेंट जो उनको रिहेबिलिट किया जा सके। यानी कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए इन दोनों कंपनियों को बोला जा रहा है कि आप इनके लिए अभी फ़िलहाल रहने का व्यवस्था करिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि in the PMO meeting, it was decided that all 4 members of the NDMA and the Border Management Secretary would visit Joshimot on January 9 to assess the findings of technical teams and advise the state government on short and long term actions। तो अभी PMO मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि जो NDMA है, NDMA के जो 4 मेंबर हैं और साथ साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी हैं वो पाँचों लोग विजिट करेंगे जोशीमठ में आज ही के दिन जनवरी 9 को। वहाँ पे जाके ये लोग जो वहाँ पे टेक्निकल टीम है और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो और भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ ये मुआयना करेंगे उस चीज़ का
कि वहाँ पर कितना डैमेज हुआ है, और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन लेने चाहिए उसके लिए वो सजेस्ट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, और इसमें साथ साथ ये बोला जा रहा है लास्ट में कि एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट इज बीइंग साउट टू फॉर्मुलेट द शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो यहाँ पर एक्सपर्ट की राय मांगी जा रही है, उनकी सलाह मांगी जा रही है, ताकि जो शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जा सके, ताकि इस आपदा से बचा जा सके और साथ साथ आगे के आपदाओं को टाला जा सके। तो इस आर्टिकल को हमने पूरा डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि आर्मी किल्स 2 इन्फिल्ट्रेटर्स नियर एलओसी इन पूछ। तो आर्मी ने क्या किया है कि 2 जो घुसपैठिए थे उनको एलओसी के निकट जो पूछ में है उनको मार गिराया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 इन्फिल्ट्रेटर्स वेयर किल्ड क्लोज टू द एलओसी इन पूछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन संडे। तो कल की ही घटना है ये, जिसमें 2 घुसपैठी ज़बरदस्ती यानी कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको जो हमारी आर्मी है उसने मार गिराया। मीनवाइल one more injured civilian succumbed to his injuries, taking the toll in the Dangri attack to 7। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो इनको गन डाउन किया जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि सिविलियन को भी गोली लगी, जिसके चलते वो एक तरह से मारा गया। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का मैप देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जम्मू कश्मीर का मैप है। अब इसमें उसने आर्टिकल में बोला था कि जो एलओसी है उसके निकट ये घटना हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूंछ सेक्टर जो दिख रहा है, ये देखिए एलओसी की लाइन है, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल एलओसी से सटी हुई ये जिला है। फिर नीचे देखिए उसके मीरपुर है, इधर राजौरी आपका नाम सुना होगा आपने, फिर मुजफ्फराबाद जो है डिस्ट्रिक्ट वो है, फिर कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, फिर पुलवामा, बड़गाम, शोपियाँ, कुलगाम, अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर, डोडा, कठुआ, सांबा और जम्मू। अब ये जो मैप आपको दिखाया मैंने वो इसलिए दिखाया है ताकि आपको एक तो जम्मू कश्मीर की जो मैप है वो आपको दिमाग में आ जाए। दूसरी ये कि आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के वो एलओसी से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपके जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुजफ्फराबाद है, दूसरा पूंछ आपको बताया है मैंने, फिर मीरपुर है। तो आप इस तरीके से फिर साथ में देखिए जम्मू है, फिर सांबा है, फिर कठुआ है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के वो एलओसी से लगे हुए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर डक टेल्स के नाम से एक फ़ोटो लगाई गई है। इसमें बोला जा रहा है कि माइग्रेटरी पिनटेल डक्स फ्लॉक टू ए वाटर बॉडी इन मयोंग विलेज नियर गुवाहाटी इन असम ऑन संडे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइग्रेटरी एक डक है जिसका नाम मतलब पिनटेल डक है। तो वो यहाँ पर एक गुवाहाटी के निकट एक गाँव है, वहाँ पे एक वाटर बॉडी में ये पाए गए हैं। तो हमारे लिए एक तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पिनटेल डक है उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लें। तो हमारे लिए जो पिंटल डक है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप अगर हम जब इसके करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे तो उस पार्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है, एविक्शन ड्राइव टू क्लियर 500 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन आसाम। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या रहा है कि यहाँ पर जो कुछ फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर उसका नाम भी दिया गया है, मैं आपको आर्टिकल में आगे बताऊँगा। तो उस फॉरेस्ट एरिया में लोगों ने इंक्रोच कर लिया है लैंड को, यानी कि उनकी जगह नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे बसना शुरू कर दिया, जिसके लिए प्रशासन ने उनको बोला कि आप प्लीज़ जगह खाली कर दीजिए। अब यहाँ पर आगे जो है जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रिजर्व किया जाएगा और आप इसमें इंक्रोच ना करें। आप जो अपने जो अब तक घर बनाए हैं अपने, या फिर जो भी अपने टेम्पररी रूप से अपने यहाँ पर क्लेम किया है वो प्लीज़ आप चले जाएँ। और इसी को लेके ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। An eviction drive to clear over 500 hectares of forest land in Assam's Lakhimpur district will be undertaken by the administration on Tuesday, affecting nearly 100 फैमिलीज। तो यहाँ पर ये है कि एविक्शन ड्राइव चलाया जाएगा। यहाँ पर 500 हेक्टेयर जो लैंड है फॉरेस्ट लैंड असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये एविक्शन ड्राइव चलाया जाएगा। यानी कि जो लोग इस एरिया में, इस 500 हेक्टेयर के एरिया में जो भी बसे हुए हैं फॉरेस्ट लैंड पर, उनको फिर यहाँ से निकाला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 100 फैमिली लगभग प्रभावित होंगी इनसे। अब देखिए आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए डील बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज फॉर द ड्राइव वाज कंडक्टेड ऑन संडे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा डील भी किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी को घर से निकालिएगा, वो दशकों से वहाँ पे रह रहा है, तो फिर वहाँ पे वायलेंस होने के भी चांसेस है। इसके लिए वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ड्रिल की व्यवस्था की गई। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आउट ऑफ 2560 hectares of power reserve forest, only 29 hectares are currently free of any encroachment।
तो ये जो जहाँ पे ये घटना हो रही है, यानी कि उसका उसका जो नाम है वो है पावा रिजर्व फॉरेस्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये असम के। और वहाँ पर क्या है कि जितना भी उस एरिया है, यानी कि टोटल एरिया अगर पावा रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो वो 2560 हेक्टेयर है, और जिसमें से सिर्फ 29 हेक्टेयर जो है वो अभी किसी बिना इंक्रोचमेंट के हैं, यानी कि 29 हेक्टेयर को छोड़ दें तो बाकी एरिया पे वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चुका है, तो उसी को क्लियर करने के लिए ये ड्राइव चलाया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि इन द फर्स्ट फेज ऑन January 10, 500 हेक्टेयर्स इन अधासोना एंड मोहागुली विलेजेस विल बी केयर्ड। तो कल की बात है, यानी कि कल 10 जनवरी जब होगा तो वहाँ पे जो 2560 हेक्टेयर का एरिया है, जिसमें से 29 हेक्टेयर छोड़ दे तो 2500 लगभग 2530 हेक्टेयर जो बचता है, उसमें से 500 हेक्टेयर की जो एरिया है वहाँ पे क्लियर किया जाएगा पहले फेज में, फिर आगे के फेज में और भी किए जाएंगे। The Hemant Biswa Sarma led dispensation has been carrying out eviction drives in different parts of the state since it assumed power in May 2021, with two such exercises undertaken last month. तो जब से हेमंत बिश्व शर्मा आए हैं, उनकी सरकार आई है 2021 में, मई 2021 से, तब से ये एविक्शन ड्राइव चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट हो गई थी उससे फॉरेस्ट लैंड को मुक्त किया जा सके। तो इसके लिए एविक्शन ड्राइव बहुत बार चलाए जा चुके हैं, और उसमें जो दो एक्सरसाइज है वो पिछले मंथ ही चलाए गए थे। आगे बोला जा रहा है कि द ड्राइव इन नागौन्स बटाड्रावा ऑन December 19 was billed as one of the largest in the regions in terms of the number of people affected, with more than 5,000 alleged encroachers being uprooted। तो यहाँ पर जो पिछले 19 दिसंबर को जो ड्राइव चलाया गया था, यानी कि लोगों को निकाला जा रहा था, उसमें एक बार में लगभग 5,000 इंक्रोचर्स को वहाँ से हटाया गया, यानी कि सबसे बड़ी ड्राइव वहाँ पे थी अब तक की, जिसमें से 5,000 जो लोग हैं उनको वहाँ से हटा के उनको निकाल दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमंग द अदर मेजर एविक्शन ड्राइव्स वाज इन धालपुर एरिया ऑफ दरांग डिस्ट्रिक्ट विच लेड टू वायलेंस। तो यहाँ पर एक और जो एविक्शन ड्राइव जब चलाया जा रहा था धालपुर एरिया में, जो कि दरांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है असम के, तो उसके चलते क्या हुआ कि वहाँ पे क्लैशेज हुए और वहाँ पे वायलेंस हुआ, जिसके चलते वहाँ पे 2 लोगों की जान भी चल गई और जबकि 20 लोग घायल हो गए। आगे बोला जा रहा है कि लखीमपुर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अशोक कुमार देव चौधरी स्टेटेड दैट एटलीस्ट 701 families have encroached upon the Pawa Reserve Forest land over the last decades। तो जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं अशोक कुमार, उन्होंने ये बोला है कि कम से कम 701 फैमिली जो है उन्होंने पावा रिजर्व फॉरेस्ट पे इंक्रोच कर लिया है, यानी कि ज़बरदस्ती वहाँ पे अपने रहने लगे हैं। और ये जो घटना हुई है वो पिछले कुछ दशकों में हुई है, यानी कि 10-15 साल के अंतर्गत ये घटना हुई है। आगे इसमें बोला जा रहा है कि द इलीगल सेटलर्स इंक्लूड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज लोकल्स डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फ्लड्स एंड इरोजन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है उनके द्वारा कि जो इंक्रोचर्स हैं वो जो असम स्टेट है उसमें डिफरेंट पार्ट से आए हैं, यानी अलग अलग जिलों से आए हैं, और साथ साथ जो लोकल्स हैं यानी कि वो उसी जिले के रहने वाले हैं, उन लोगों ने भी ये काम किया है। आगे बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर सुमित सतवान सेड about 80 families have already left the village and another 100 are still living there. We have requested people still residing on the lands to live peacefully। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्यूटी कमिश्नर है सुमित सातवान, उन्होंने ये बोला है कि 80 फैमिली तो छोड़ के चली गई हैं, लेकिन जो 100 फैमिली बाकी हैं वो अभी भी उन जगहों पर रह रही है, और जबकि उनको बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप प्लीज़ अपने मन से वॉलंटरली और बिल्कुल शांति से आप इस जगह छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी जगह नहीं है, ये सरकारी जगह है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डीसी सेड द पीपल लिविंग इन द इनक्रोच्ड एरियाज वेयर नोटिफाइड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 2 years ago टू वैकेट द एरिया। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो अभी डिप्यूटी कमिश्नर है उन्होंने ये बोला है कि जो जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये बार बार नोटिफाई किया गया था, यानी कि उनको नोटिफिकेशन भेजी गई थी कि आप जल्द से जल्द इस एरिया को खाली कर दें। अब यहाँ पे जो सरकार है वो अपने अंदर इस ज़मीन को लेने वाली है। आगे इसमें बोला जा रहा है कि इन जुलाई लास्ट ईयर 84 फैमिलीज सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग लैंड ओनरशिप बट दिस वेयर फाउंड टू बी फेक। तो इसमें क्या होगा, जब एविक्शन की ड्राइव चला गई तो बहुत सारी जो 84 फैमिलीज है लगभग, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसमें हमारा अधिकार है, इसमें सरकार की ज़मीन नहीं है, ये हमारा ज़मीन है। लेकिन उसमें ये पाया गया, जब उसको चेकिंग किया गया तो वो अधिकतर जो दस्तावेज पाए गए वो फेक पाए गए। On September 7, the circle officer of now Boicha personally approached the encroachers and asked them to leave voluntarily। तो ऐसा किया जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा पर्सनली जाके वहाँ पर इंक्रोचर्स के सामने जाके वहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप इस जगह को छोड़ दें, ये जगह अब यहाँ पे सरकार इसको जल्द से जल्द कब्जे में लेने वाली है।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ड्राइव वाज सपोज टू बी कैरिड आउट इन सितंबर, वी हैड टू डेफर इट एज फ्लड्स हिट द एरिया। तो ये बोल रहा है कि जो ड्राइव हम लोग अभी चला रहे हैं, यानी कि कल 10 जनवरी को चलेगा, फिर आगे भी चलेगा, फिर दिसंबर में जो चला था, तो ये सितंबर में ही चलने वाला था, लेकिन चूंकि उस समय जो बाढ़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खतरनाक स्थिति में होती है, इसलिए हम लोग ये इस चीज़ को हमने 2-3 महीने डिफर कर दिया। तो इस आर्टिकल को हमने पूरा डिस्कस किया, और इसको आप लोग अगर सिलेबस से लिंक करना चाहें तो इसको आप लोग जो कंजर्वेशन का जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 का, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद है, इसको लेके है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ऑन संडे इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 इन अहमदाबाद, विच विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ अबाउट 125 काइट फ्लायर्स फ्रॉम 68 कंट्रीज बेस्ड ऑन द G20 थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो अभी क्या है कि जो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, उन्होंने संडे को इनोग्रेट किया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का अहमदाबाद में। तो ये कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है। और आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा होगा कि जो अहमदाबाद है उसमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, जिसमें 125 जो काइट फ्लायर्स हैं 68 कंट्रीज से, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 68 देशों से 125 लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। और इसमें जो भाग लेंगे जो 68 कंट्रीज, उसमें जो थीम होगी वो G20 की ही थीम होगी, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो आपको ये थीम भी याद रखनी चाहिए, जो G20 की थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्योंकि प्रीलिम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और साथ में जो इस बार जो G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस साल के मेंस के लिए। साथ साथ जो प्रीलिम्स है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ में जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला आर्टिकल पे चलते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोवा लीडर ऑफ अपोजिशन टू सीक डिस्कशन ऑन महादई रिवर इन असेंबली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गोवा लीडर ऑफ अपोजिशन यूरी एलेमाओ ऑन संडे सेड ही विल राइट टू स्पीकर रमेश तवड़कर सीकिंग ए डिस्कशन ऑन महादई वाटर डाइवर्जन इशू ड्यूरिंग द अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो गोवा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यूरी एलामाओ, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि प्रीलिम्स के लिहाज से आप तुरंत लक्ष्मीकांत खोलें और लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने नोट्स को अपडेट कर लें, और उसमें आप मतलब उसको रिवाइज करके अपने मस्तिष्क में उसको अपडेट कर लें, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रीलिम्स में पूछने जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। तो यहाँ पर ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गोवा में, उन्होंने कहा है कि वो स्पीकर रमेश जो तावड़कर हैं, वहाँ के गोवा के जो स्पीकर हैं रमेश तावड़कर, उनको ये लिखेंगे और डिस्कशन की मांग कर रहे हैं, जो कि महादई वाटर डाइवर्जन इशू है उसके ऊपर। तो गोवा में महादई महादई रिवर है, उसके वाटर डाइवर्जन की इशू वहाँ पे चल रहा है, जिसके लिए ये स्पीकर को लिखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको इसके बाद आगे आपको देखने को मिल रहा है कि ए 4 day सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 16 टू जनवरी 19। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 4 दिन का सेशन होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि 16 से 19 तारीख तक होगा, उसमें ये बात रखी जाएगी। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कालसा बांदुरी डैम प्रोजेक्ट है वो महादई रिवर पर बन रहा है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि जो कालसा बांदुरी डैम प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे है, तो आपके लिए याद रखना ये जरूरी हो जाता है कि ये महादई रिवर पे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले आर्टिकल पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिर से एक फोटो देखने को मिल रही है, जिसमें फेस्टिवल टाइम आपको देखने को मिल रहा है, और ये प्रयागराज का सीन है। यहाँ पर बोला जा रहा है ए व्यू ऑफ द एनुअल माघ मेला ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन प्रयागराज ऑन संडे। तो हमारे लिए जो ये माघ मेला जो हर साल लगता है गंगा रिवर में, जो कि प्रयागराज में ये लगता है मेला, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि माघ मेला क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। तो जो हम लोग करेंट अफेयर की जो वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और जो माघ मेला है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके अगर कोई भी आपको आर्टिकल दिखे जिसमें कोई फेस्टिवल की बात हो, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, या फिर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को अभी हमने डिस्कस किया, फिर ये माघ मेला फेस्टिवल है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखिए जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है प्रोजेक्ट संबंध, ए रिटायर्ड ऑफिसर्स कॉलिंग टू हेल्प कीन ऑफ आर्मीज नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटीज़। तो बेसिकली जो आर्टिकल है आपको इथिक्स में काम आ सकता है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आर्टिकल में कि कर्नल वेम्बू शंकर रिटायर्ड, ए शौर्य चक्र विनर हैड ए पेंचेंट फॉर द आर्मी सिंस चाइल्डहुड। यानी कि एक कर्नल हैं वेम्बू शंकर हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और शौर्य चक्र ये विजेता रह चुके हैं। तो इनकी जो बचपन से ही इनको आर्मी को लेके इनको में अंदर बहुत सम्मान था, इसके लिए इन्होंने इस चीज़ को ज्वाइन भी किया। आगे बोला जा रहा है कि हिज डिसीजन टू बिगिन प्रोजेक्ट संबंध, ए वन मैन फिलंथ्रोपिक इनिशिएटिव टू कनेक्ट द नेक्स्ट ऑफ द कीन ऑफ नॉन कम्बैट कैजुअलिटीज इन द आर्मी वाज मेड इन 2017 एज ही वाज नियरिंग 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये जब सर्विस में थे 2017 में, तब इन्होंने इस प्रोजेक्ट संबंध को शुरू किया। और ये संबंध जो था एक वन मैन फिलंथ्रोपिक इनिशिएटिव है, यानी कि एक ही आदमी ने इसको शुरू किया है और जिनका नाम आपके सामने है और इनकी फ़ोटो भी आपके सामने है। तो इन्होंने किसके लिए शुरू किया है ये? जो कि नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटीज़ होती है आर्मी में, यानी हम जानते हैं कि आर्मी में आर्मी होती है लड़ने के लिए। जब लड़ती है तो घायल होती है, कितने लोग मर जाते हैं। तो जब मरते हैं या घायल होते हैं तो उसके परिवार को सरकार सपोर्ट करती है बहुत सारे स्कीम चला के और उसके लिए प्रोविजंस करके। लेकिन जो नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटीज़ होती हैं, यानी कि लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन फिर भी कई सारी घटनाओं के कारण जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं या फिर आर्मी के जवान होते हैं वो घायल हो जाते हैं। मतलब लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन फिर भी दूसरे कारणों से घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई स्कीम स्पेशल नहीं है गवर्नमेंट की। और उस तरह की स्कीम नहीं है जो कि जब लड़ते हुए अगर किसी को घायल हो जाए तो उसकी उसके जैसी स्कीम इसको नहीं मिलती है जो कि बिना लड़े हुए घायल हुआ है। तो उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है, यानी कि बिना लड़े हुए भी घायल हो रहे हैं लोग, वहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो गई है उनके साथ और उनके जो फैमिली है उनके ऊपर थोड़ी सी आफत आ गई है, उनके जो अब जो आर्मी ऑफिसर हैं वो कमाने के लायक नहीं रह गए हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है, कैजुअलिटी हो गई है, तो उसके लिए ये जो है वो प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं, प्रोजेक्ट संबंध। तो बस आप इस चीज़ को कोट करिएगा, तो इथिक्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो देखिए आप 5 मोर हेल्ड इन छत्तीसगढ़ फॉर क्लैश ओवर रिलीजियस कन्वर्जन। तो आप जानते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन का जो मुद्दा है वो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। बार बार इस तरह के न्यूज़ हैं जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आप इसको जीएस पेपर जो 1 है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, जिसमें आप जो इंडियन सोसाइटी है उस टॉपिक से लिंक कर सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये जो टॉपिक्स जो जीएस 1 में डिस्कस किए हुए हैं वो उस पे उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जीएस पेपर 3 है उसमें जो सिक्योरिटी का इशू है उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। और साथ साथ जो जीएस पेपर 2 में जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह का इशू है ना, उससे भी आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड 5 मोर पर्सन्स इन कनेक्शन विद ए क्लैश बिटवीन टू ग्रुप्स ओवर एलिज्ड रिलीजियस कन्वर्जन इन छत्तीसगढ़ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफिसर सेड। तो अभी क्या हुआ है कि दो ग्रुप के बीच में क्लैश हो गया और ये जो क्लैश हुआ यानी दो गुट आपस में लड़ गए, वो रिलीजियस कन्वर्जन के मुद्दे पर हुए। और कहाँ हुआ? ये छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये घटना घटी। तो उसमें 5 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए ये न्यूज़ आपको सामने देखने को मिल रही है। विद दिस सो फार 8 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन गोरा विलेज अंडर एडका पुलिस स्टेशन लिमिट्स ऑन जनवरी 1। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बस्तर रेंज सुंदरराज पी सेठ। तो इस तरीके से जो टोटल संख्या जो लोगों की अरेस्ट की जा चुकी है वो 8 हो गई है। आज इन्होंने 5 की अरेस्ट किया है, इससे पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया था। तो ये जो मुद्दा है वो रिलीजियस कन्वर्जन को लेके है। आप इसको थोड़ा-सा अपने जो एडिटोरियल वगैरह इस पे आते हैं तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेंस में और इंटरव्यू में ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और साथ-साथ आप जानते हैं कि अभी जो सरकारें हैं उसमें कई सारे जो स्टेट्स हैं वो वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उससे भी ये मुद्दा लिंक किया हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें, एडिटोरियल तो ज़रूर ध्यान से पढ़ें इसका। आगे जो जो आर्टिकल में इम्पोर्टेंट बात है कि देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ अनरेस्ट एट वेरियस विलेजेस फॉर द लास्ट 2 मंथ्स ओवर द इशू ऑफ एलिज्ड रिलीजियस कन्वर्जन। तो यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट अभी मिले हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो हैं और ये पिछले कुछ पिछले 2 महीनों में यहाँ पर जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। किस बात पे लेके? वहाँ पे एलिजली वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर बार-बार यहाँ पर वायलेंट क्लैशेस भी देखने को मिले हैं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है, अगला आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। तो जो अगला आर्टिकल है वो ये है कि कन्नड़ मीट ओपोजेस इम्पोजिशन ऑफ हिंदी वांट्स मदर टंग इन ऑल फील्ड्स। तो ये भी आप इंडियन सोसाइटी से इसको रिलेट करके देख सकते हैं और जो जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है सिलेबस में उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं।
अब देखिए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि द 86th अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन हैज़ रिजॉल्व टू अपोज इम्पोजिशन ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज ऑन कन्नड़ एंड आल्सो अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट टू विदड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट कन्नड़ एक्टिविस्ट। तो यहाँ पर बात जब 86वां अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ तो उसमें इन्होंने बोला है कि उन्होंने इसमें ये जो आप बोल सकते हैं रिजॉल्व किया है इन्होंने इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है कि हम किसी भी अटेम्प्ट को फेल कर देंगे, यानी कि किसी भी अगर हम पर कन्नड़ के अलावा अगर किसी दूसरे हिंदी या फिर किसी दूसरी भाषा को ज़बरदस्ती थोपा गया तो हम इसका विरोध करेंगे। और साथ साथ ये भी बोला है कि जितने कन्नड़ एक्टिविस्ट जो जेल में हैं या फिर उनको पनिश किया गया है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर रिजोल्यूशन पास किए गए उनमें से एक ये है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से ये अर्ज किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करे ताकि जो कन्नड़ है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जा सके और जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसको एजुकेशन, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन में उसको लागू किया जा सके। फिर दूसरा जो एक रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया उसमें इन्होंने बोला है, गवर्नमेंट से अनुरोध किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो पेंडिंग केस है महाजन कमीशन रिपोर्ट की जो कि डील करती है कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर डिस्प्यूट से, तो आप इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, महाजन कमीशन रिपोर्ट, जो कि कर्नाटक महाराष्ट्र की जो बॉर्डर डिस्प्यूट अभी चल रहा है उसके ऊपर है। तो इन्होंने बोला है कि इस जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लागू किया जाए जल्द से जल्द। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे इन्होंने अनुरोध किया है। साथ ही जो अगला जो रिजोल्यूशन इनका है उन्होंने बोला है कि एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड ऑल रीजनल लैंग्वेजेस एज इक्वल एज पर द 8th शेड्यूल, कन्नड़ विच इज़ वन एमंग द 22 सच लैंग्वेजेज इज ए सॉवरेन लैंग्वेज ऑफ कर्नाटक। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें 8th शेड्यूल के अंदर सभी रीजनल लैंग्वेजेस को बराबर माना गया है और जिसमें जो कन्नड़ है वो भी इसका एक पार्ट है, यानी कि जो 22 जो हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं उसमें कन्नड़ भी एक हिस्सा है। तो इसमें इसको प्रोटेक्शन की बात की गई है, कहा कि हम किसी भी तरीके के जो अगर हिंदी या फिर कोई भी जो दूसरी रीजनल भाषा है उसको अपने ऊपर नहीं थोपने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो विश्व कन्नड़ सम्मेलन है उसको अब देवनागरी में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा ताकि जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसको फिर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी प्रमोट किया जा सके। तो इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की जा रही है। तो उसको लेके यहाँ पर एडिटोरियल वगैरह जो आए, इस भाषा की विवाद को लेके अगर एडिटोरियल आए तो प्लीज़ उसको आप अच्छे से समझें। और हम लोग चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है कि गवर्नमेंट कॉल्स फॉर कॉशन एज एवियन फ्लू कन्फर्म्ड इन केरला डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। The Kerala Health Department has directed all districts to be on the alert as reports of avian flu have been confirmed in many districts। तो बात यहाँ पर ये हुई है कि जो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने अभी सभी डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि जितने भी केरला में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलर्ट पे रखने को बोला है, यानी कि उनको अलर्ट पे आ जाने को बोला है। और क्यों बोला है इसको? क्योंकि जो एवियन फ्लू के जो केसेज हैं उनके रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म की गई हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी केरला की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में एवियन फ्लू के मामले पाए गए हैं। आगे बोला जा रहा है कि ऑन संडे एवियन फ्लू हैड बीन कन्फर्म्ड इन द अजहूर ग्राम पंचायत इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो केरला की जो डिस्ट्रिक्ट है जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम उसके भी एक गांव में एवियन फ्लू का केस अभी सामने आया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड इशूड ऑर्डर्स that all poultry and other pet birds in the affected wards will be killed and that all egg meat bird fodder and litter will be destroyed। तो जो जो जिला प्रशासन है केरला जो तिरुवनंतपुरम का उसने ऑर्डर इशू किए हैं ताकि जो जितने भी पोल्ट्री और दूसरे जो पेट बर्ड्स हैं जिनको मारा जाता है या खाया जाता है तो उनको जो भी अफेक्टेड वार्ड्स में जो ये जितने भी पोल्ट्री हैं, यानी कि अगर इस वार्ड की बात करें, मैं इस वार्ड में रहता हूँ वार्ड नंबर 6 में, तो उसके अंदर अगर एवियन फ्लू के मामले पाए गए हैं तो इस वार्ड के अंदर का जितने भी पोल्ट्री फार्म है या फिर पोल्ट्री है और जितने भी पेट बर्ड्स हैं उनको मारा जाएगा और उनके जितने भी अंडे हैं, मीट है या फिर बर्ड फॉडर हैं उस सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा।
आगे बोला जा रहा है कि इन स्टेटमेंट इशूड हेयर ऑन संडे द हेल्थ डिपार्टमेंट सेड दैट द पब्लिक नीडेड टू मेंटेन कॉशन एंड फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ द अथॉरिटीज सो दैट देयर वेर नो चांसेस ऑफ द एवियन फ्लू पासिंग ऑन टू ह्यूमंस। तो ऐसा है कि एवियन फ्लू है वो ह्यूमन में भी हो सकता है। तो इसके चलते जो है वहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी जो पब्लिक है उसको डायरेक्टिव इशू किए हैं और ये बोला है पब्लिक को वहाँ की कि आप इसके लिए सतर्क रहें, बिल्कुल सावधान रहें और जो भी अथॉरिटीज़ हमारी जो आपको डायरेक्टिव्स इशू कर रही हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूजुअली ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ एवियन फ्लू डज नॉट हैपन बट वायरल म्यूटेशन कैन मेक दिस ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ह्यूमन जो एवियन फ्लू है वो ह्यूमंस में पास हो सकता है, लेकिन ये जो है वो चांस बहुत कम है और ये चांस तब हो जाता है जब अगर जो एवियन फ्लू का जो वायरस है उसमें म्यूटेशन हो जाए, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये जो एवियन फ्लू है वो बर्ड से या फिर जो पोल्ट्री है उससे निकल के फिर ह्यूमन में भी चला जाए। The health department has increased the surveillance of all fever and respiratory diseases in the affected areas, and any person experiencing lung related issues should इमीडिएटली इन्फॉर्म द लोकल डॉक्टर। तो यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उसने अभी सर्वेलेंस को बढ़ा दिया है, यानी कि जो जांच वगैरह है वहाँ पे जिस एरिया में एवियन फ्लू के केसेस पाए गए हैं तो वहाँ पे जांच निगरानी बढ़ा दी गई है और जितने भी जो बुखार और जो सांस लेने वाली तकलीफ़ें हैं तो वो अगर पाई जा रही हैं तो उन पर्सन्स को खास करके उनको चेकअप किया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि द हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स आर कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन द सिचुएशन एंड आर जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स। तो जो वहाँ की हेल्थ और एनिमल हस्बेंड्री की जो डिपार्टमेंट है वो इस मामले को बहुत ही नज़दीक से देख रही है और इसके लिए वो इसको बचाने के लिए और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल पे चलते हैं अब। तो अगली जो न्यूज़ है वो ये है, वेस्ट बंगाल गेट्स इट्स फर्स्ट एम सैंड फैसिलिटी थ्रू CIL's ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उस रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये GS पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि इन एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग ओवर माइनिंग ऑफ सैंड, Coal India Limited has started a facility in West Bengal to produce manufactured sand, the first such initiative in the state। तो क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसने एक फैसिलिटी स्टार्ट की है, यानी कि एक तरह से आप कारखाना बोल सकते हैं, उसने वेस्ट बंगाल में सेटअप किया है ताकि वो बालू को बना सके। अब सुनने में थोड़ा सा ये दिलचस्प लग रहा है कि बालू को कैसे बनाया जाएगा। चलिए हम लोग आर्टिकल में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर एम सैंड को इसमें बनाया जा रहा है तो उससे क्या होगा कि जो अ, एक तरह से हम लोग एक कदम आगे बढ़ जाएंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के तरफ। और जो ओवर माइनिंग होती है सैंड की, यानी कि आप जानते हैं कि जो नदियों में होता है जल वो बालू के कारण ही रुका रहता है और अगर बालू की ज़्यादा अगर निकासी करेंगे हम लोग जो नदियाँ हैं तो उससे क्या होगा कि वो जो जल ग्रहण की क्षमता उनकी घट जाएगी, उससे फ्लैश फ्लड्स आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, यानी कि जो रिवर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है, जिससे कि न सिर्फ जब पीक पे होती है वर्षा, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी तो अचानक से आ जाएगी और जब गर्मी के मौसम आएगी तो भी नदी में पानी नहीं होगा, यानी दोनों तरह से नुकसान होता है नदी को। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक तो इससे कि जो ओवर माइनिंग होती है सैंड की वो रुक जाएगी और दूसरा जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ेगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एन एस्टिमेटेड 3 लाख क्यूबिक मीटर पर ईयर इन द कजोरा एरिया ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ए सब्सिडी ऑफ CIL फ्रॉम ओवरबर्डन मटेरियल ऑफ ओपन कास्ट माइंस। तो यहाँ पर जो CIL की एक सब्सिडरी है जिसको जो कि है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तो वो इस चीज़ को बनाएगी और ये 3 लाख क्यूबिक मीटर पर ईयर के हिसाब से ये बनाएगी। यहाँ पर बोला जा रहा है आगे कि सैंड इज वन ऑफ द मेजर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री एंड एम सैंड इज ए फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सैंड मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रशिंग हार्ड लार्ज हार्ड स्टोन्स इनटू फाइन मटेरियल्स, तो पार्टिकल्स। तो आप जानते हैं कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो कोयले को निकालती है और उसको बेचती है, तो ये काम है कोल इंडिया लिमिटेड का। तो अब ये क्या करेगी, जो हार्ड स्टोन होते हैं, जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं जो कठोर होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जलाने में, तो उनको ये क्या करेगी, तोड़ के यानी क्रश करके उनको बिल्कुल फाइन मटेरियल में तब्दील कर देंगे, बिल्कुल पाउडर पाउडर से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि बालू की तरह उसको क्रश कर देंगी, जिससे इनका इस्तेमाल बालू की जगह पे किया जा सकेगा।
और आप जानते हैं कि सैंड जो है वो मेजर जियोलॉजिकल रिसोर्स है कंट्री का, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। और इसके ऊपर सैंड के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन है जो मेजर एक तरह से रिसोर्स है या माइनर रिसोर्स है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम में एक बार आ चुका है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कन्वर्जन ऑफ ओवरबर्डन मटेरियल इनटू सैंड इज अ स्टेप टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी। तो वही बोला जा रहा है कि जो कि बेकार सी हार्ड जो स्टोन है जिसको क्रश किया जाएगा, तो वैसे भी वो बेकार रहती है, लेकिन उसको अगर हम लोग क्रश करके उसका फाइन पार्टिकल बना लेते हैं, में उसको तब्दील कर देते हैं, तो इससे ये होगा कि वो जो बेकार सी चीज़ है वो भी इस्तेमाल हो जाएगी, और साथ साथ जो बालू की ज़रूरत है वो भी हमें कम कम पड़ेगी अब। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ ग्रीन माइनिंग। तो इस चीज़ को जो हम लोग सैंड बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल रूप से बना रहे हैं, तो और जो नदी के जो बालू है उसको सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये एक जो है स्टेप है वो क्लोजर है किस तरह के, ग्रीन माइनिंग की तरफ। अब यहाँ पर देखिए आगे बोला जा रहा है कि ये जो 12 लाख हेक्टेयर की उसकी ज़रूरत होती है, 12 लाख क्यूबिक मीटर ईसीएल की ज़रूरत होती है, तो उसमें से 25% जो है ये जो है हार्ड जो स्टोन है उसको क्रश करके ये लोग, यानी 25% जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर लेंगे, तो जिससे इनको 6 करोड़ हर साल बचेंगे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, चलिए अगले आर्टिकल पे।